खेल के बारे में पहली बार ही सुना होगा। तो कूडो खेल भारत देश में एक नया खेल है। 2012 में इस खेल की स्थापना हुई भारत देश में शिहान अक्षय कुमार जी के प्रतिनिधित्व में और उनके अंडर सो शिहान मेहुल बोरा जी के प्रतिनिधित्व में। मैंने अभी आपको बताया कूडो इज अ फुल कॉम्बैट स्पोर्ट बट इट इज वेरी सेफ एंड सिक्योर फॉर ऑल द किड्स एंड ऑल फॉर द सीनियर्स। अपन WWE की बात कर रहे हैं, वो एक एंटरटेनमेंट स्क्रिप्टेड फाइट होती है जिसके अंतर्गत जो भी WWE की फाइट्स होती है वो पूरी स्क्रिप्टेड फाइट्स होती है। उनके अंदर पहले से तय रहता है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। तो उसके जब मैं एक पीक पे जाके रियलिटी पता चलती है कि ये जो इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेल के आ रहा हूँ उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या मैं सबसे बड़ा अगर स्पोर्ट्स हमारा पीछे, तो उसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन है जो हमारे स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। ना ब्लैक बेल्ट पे आधारित रहते हैं, जो कि जैसे फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट को हम सेंसाई बोलते हैं, ऐसे ही थर्ड डिग्री ब्लैक बेल्ट को हम सेंसाई बोलते हैं, फिफ्थ डिग्री ब्लैक बेल्ट को हम हांशी बोलते हैं, उसके ऊपर शिहान, सो शिहान। तो ऐसे एक रैंकिंग और पैटर्न रहता है जिसके अंतर्गत हम उनको एज अ रिस्पेक्ट और उनका टाइटल भी उस चीज में बोलते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मार्शल आर्ट एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। ब्रॉड सब्जेक्ट है का मतलब, जैसे अगर अपन एक अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे अपनी यूनिवर्सिटी होती है, तो फॉर मी मार्शल आर्ट इज अ यूनिवर्सिटी। उसके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अपन यूनिवर्सिटी में BCom होता है, BA होता है, BSc होता है। ऐसे ही हम मार्शल आर्ट में कहें कि उसके कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कि बॉक्सिंग अगर आपने सुना होगा, टाइक्वांडो एक आर्ट है वो सुना होगा, किक बॉक्सिंग सुना होगा, वुशु, जूडो, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग, जिजित्सु, ये सब मार्शल आर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। और कूडो एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है जिसके अंदर हम हर मार्शल आर्ट का बेस्ट टेक्निक को उपयोग करते हैं। कैसे? अगर आपने कभी बॉक्सिंग खेल देखा होगा तो आपको पता होगा कि बॉक्सिंग खेल में क्या होता है। बॉक्सिंग खेल में हम सामने वाले अपोनेंट को पंच करते हैं, उसमें हम सामने वाले अपोनेंट को किक नहीं करते, राइट? अगर आपने एक गेम का नाम सुना होगा टाइक्वांडो, जिसमें हम सिर्फ सामने वाले अपोनेंट को सिर्फ पैर से मारते हैं, उसमें हम हाथ से नहीं मार सकते, उसको उठा के नहीं पटक सकते। फिर एक गेम आता है जूडो, जिसको हम सिर्फ सामने वाले को उठा के पटक सकते हैं, ना हम पंच मार सकते हैं ना ही किक कर सकते हैं। फिर एक गेम आता है जिजित्सु, जिसमें हम सिर्फ ग्राउंड पे फाइट कर सकते हैं। तो कूडो, अगर मैं अपनी आप सब लोगों के लिए एक सरल भाषा में कहूं तो कूडो एक ऐसा खेल है जिसके अंतर्गत सभी मिक्स मार्शल आर्ट के बेस्ट टेक्निक्स को यूज करके एक गेम है, जिसके अंदर कराटे, टाइक्वांडो, वुशु, जिजित्सु, बॉक्सिंग, रेसलिंग और जूडो, अकीडो, जिजित्सु के फॉर्म्स को यूज करके फाइट्स होती है। लाइक मिक्स कॉम्बैट, कूडो इज अ मिक्स कॉम्बैट स्पोर्ट ऑफ जापान। तो मिक्स मार्शल आर्ट हम कूडो को अपने खेल को बोलते हैं, जिसके अंतर्गत पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है कोका से, जिसका मतलब होता है अपने इंडियन लैंग्वेज में 1 पॉइंट या 1 पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट होता है हमारे कूडो में, उसका नाम है यूको। कूडो खेल में क्या रहता है, कूडो खेल में टच एंड बैक, मतलब किसी को शो करने पे पॉइंट नहीं मिलता। अगर आपको शायद कराटे स्पोर्ट या बाकी अन्य खेलों के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी, हमारे दर्शकों को जानकारी होगी, तो उसमें सामने वाले को उठा के पटकने पे पॉइंट मिलता है। जैसे कि हम अगर जूडो या रेसलिंग की बात करें, बॉक्सिंग में अगर हमने किसी को पंच टच किया है या फेस पे पंच पड़ा है तो उसका पॉइंट मिलता है। टाइक्वांडो में टच किक का भी पॉइंट मिलता है। कराटे में सेमी कॉन्टैक्ट पंचेस, जिसमें हम असल में किसी भी अपोनेंट को कभी मारते नहीं है, जस्ट शो करते हैं कि हम मार रहे हैं, सेमी कॉन्टैक्ट पंचेस या किक्स होते हैं। कूडो एक ऐसा खेल है, अगर उसमें अगर हमें किसी भी पॉइंट्स को अर्जित करना हो, चाहे वो 1 पॉइंट हो कोका, चाहे वो 2 पॉइंट हो यूको, चाहे वो 4 पॉइंट हो वजारी, या फिर 8 पॉइंट हो इप्पॉन, हमें वो पॉइंट तब ही मिलता है जब हम इंपैक्टफुल टेक्निक का यूज करें। इंपैक्टफुल टेक्निक का मतलब है, अगर हमने सामने वाले को पंच किया, पंच पड़ा, तो उसको लगना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कूडो में पॉइंट सिस्टम का है, अगर आपने ये सुना होगा कि एवरी एक्शन हैव अ इक्वल अपोजिट रिएक्शन, राइट?
तो अगर हमने सामने वाले को एक पंच किया है तो उसको लगेगा, अगर उसको लगेगा तभी कूडो में पॉइंट मिलेगा, और वो कूडो में पॉइंट स्टार्ट होता है एक पॉइंट से। कूडो में कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसमें हम सीधा वजारी ले सकते हैं, जैसे कि कराटे या टाइक्वांडो के स्पोर्ट में या जूडो के स्पोर्ट में है कि मैंने आपको एक फेस किक मारी तो मेरे को 4 पॉइंट मिला, मैंने आपको एक उरामावाशी मारी तो 4 पॉइंट मिला, या फिर मैंने आपको एक पॉन्चियोन आगे सीधा रेनबो थ्रो किया तो शायद 4 पॉइंट मिला। कूडो में हर टेक्निक का सेम पॉइंट्स है, बट अगर उस टेक्निक पे हम स्ट्रांग हैं, जैसे मैंने आपको एक पंच मारा, आप नीचे डाउन हुए और आप खड़े नहीं हुए, तो वही एक पॉइंट आगे चल के 2 पॉइंट हो जाएगा। आप 2 ब्रीथ के बाद अभी भी खड़े नहीं हुए तो वही 2 पॉइंट 4 हो जाएगा, और आप फिर भी खड़े नहीं हुए तो वो 4 पॉइंट 8 पॉइंट में बदल जाएगा, और सामने जिसने भी पंच या किक या नॉकडाउन किया है वो सामने वाला अपोनेंट जीत जाएगा, जिसने पंच किया वो जीत जाएगा, राइट। नेशनल लेवल पे 2 मिनट की एक फाइट होती है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3-3 मिनट के राउंड्स होते हैं, अगर 2 का डिफरेंस रहता है तो, और अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर सेकंड एक्सटेंशन पे जाता है, मतलब 2 राउंड्स होते हैं मिनिमम। तो अगर आप क्लियर विक्ट्री ले रहे हैं फर्स्ट राउंड से ही तो आपको विजेता घोषित कर दिया जाता है, बट अगर राउंड सेकंड तक बात जाती है तो फिर कई बार क्या होता है, रेफरी पैनल डिसाइड करता है, जिसको हम अपने कूडो के भाषा में बोलते हैं हंताए, मतलब नाउ रेफरी विल डिसाइड किसका अच्छा टेक्निक्स था, किसका अच्छा परफॉर्मेंस था। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो डिसीजन बाय रेफरी वो डिसाइड करते हैं कि कौन प्लेयर ने अच्छे टेक्निक के अच्छे तरीके से खेल को खेला था। दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कूडो इज अ फुल कॉम्बैट स्पोर्ट, बट इट इज very safe and secure for all the kids and all for the seniors। मतलब कूडो एक ऐसा खेल है जिसके अंदर हम सभी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट करते हैं, बट इसमें जो रिस्क फैक्टर है आई थिंक वो 0 है, बिकॉज क्योंकि इसमें सामने वाले की सेफ्टी पर भी बड़ा ध्यान दिया गया है। जब इस खेल को इजाद किया गया जुकुचू तकाशी अजुमा के द्वारा, जो कि इस गेम के फाउंडर रहे हैं, जापान के जो हैं। आपने बोला कि कई जगह पे हम मार सकते हैं कि नहीं मार सकते। कूडो में कोई भी टेक्निक अगर आप करते हो तो वो उसके भी लिमिटेशंस है, जहां पे कहीं पे भी सीरियस इंजरी नहीं आ सके। लाइक आप किसी भी अपोनेंट को उसके जॉइंट्स पे नहीं मारोगे कूडो में। क्यों जॉइंट्स पे नहीं मारोगे, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर हमने किसी भी जॉइंट्स पे सामने वाले को मारा तो उधर से उसका जॉइंट टूट जाएगा और वो लाइफ टाइम इंजरी प्रोन गेम हो जाएगा। या हमने सामने वाले के गर्दन पे एक पंच मार दिया तो सामने वाला तो गया काम से। तो ये इंजरी प्रोन गेम नहीं है लाइक एज एमएमए। अगर आपने सुना होगा मिक्स मार्शल आर्ट, जो इंडिया में आज बहुत आई थिंक चल रहा है, हर दूसरा तीसरा बच्चा एमएमए को जान रहा है। तो मैं उन सबको बताऊंगा कि कूडो इज अ फुल कॉन्टैक्ट मिक्स मार्शल आर्ट, बट इट ऑल्सो हैव अ सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड इट इज वेरी सेफ एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट। भारत कूडो खेल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को एक साल में 3 पूल ए नेशनल, पूल बी नेशनल और पूल सी नेशनल कराने का कर्तव्य देता है। उसके अंदर कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन प्रति वर्ष 3 नेशनल कराता है, जिसमें कूडो नेशनल टूर्नामेंट, कूडो फेडरेशन कप और कूडो नेशनल चैंपियनशिप। और जैसे कि अभी हमारे पिछले साल 2 नेशनल लेवल के टूर्नामेंट हुए हैं, आई थिंक 16th नेशनल टूर्नामेंट और 4th फेडरेशन कप, और अभी रिसेंटली हमारा एक और टूर्नामेंट होने वाला है जो नेशनल चैंपियनशिप है। वो आई थिंक पुणे या फिर राजस्थान में से कहीं होने वाला है इन द मंथ ऑफ मई के महीने में एक टूर्नामेंट होने वाला है। ने भी शायद इस खेल के बारे में पहली बार ही सुना होगा। तो कूडो खेल भारत देश में एक नया खेल है। 2012 में इस खेल की स्थापना हुई भारत देश में, शिहान अक्षय कुमार जी के प्रतिनिधित्व में और उनके अंडर सोशिहान मेहुल वोरा जी के प्रतिनिधित्व में, जिसके बाद कूडो एसजीएफआई खेल में आया। भारत सरकार की मान्यता प्राप्त खेल है और
मेरा विश्वास है कि इस साल कूडो खेल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अपकमिंग ईयर्स में नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया और बाकी सब अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे भारत के बड़े खेल होते हैं उसमें भी कूडो खेल शामिल जरूर होगा। सर, ये एक उपाधि दी जाती है, जैसे अगर हम किसी भी प्रोफेशन में बोले कि अगर कोई सर, जैसे हम अगर कोई डॉक्टर होता है तो हम उनको बोलते हैं डॉक्टर मनीष राय या डॉक्टर BM द्विवेदी। तो ये भी एक टाइटल होता है, शिहान, हंशी, सोशिहान और रेंशी, ये एक उपाधि होती है। अगर ब्लैक बेल्ट पे आधारित रहते हैं, जो कि जैसे फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट को हम सेंसाई बोलते हैं, सेम्पाई बोलते हैं, ऐसे ही थर्ड डिग्री ब्लैक बेल्ट को हम सेंसाई बोलते हैं, फिफ्थ डिग्री ब्लैक बेल्ट को हम जहाँ तक हंशी बोलते हैं, उसके ऊपर शिहान, सोशिहान। तो ऐसे एक रैंकिंग और पैटर्न रहता है जिसके अंतर्गत हम उनको एज अ रिस्पेक्ट और उनका टाइटल भी उस चीज में बोलते हैं। टाइटल इन द सेंस, इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बेल्ट, जैसे कि आपने सुना ही होगा मार्शल आर्ट में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लैक बेल्ट होता है दैट इज ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट में भी डिग्रीज रहते हैं, फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट, सेकंड डिग्री ब्लैक बेल्ट, थर्ड डिग्री ब्लैक बेल्ट। जैसे जो कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं हमारे हंशी मेहुल वोरा जी, वो आई थिंक 7th डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं, और थर्ड डिग्री आई थिंक 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट वो कूडो खेल में है, और अन्य कई मार्शल आर्ट्स में भी वो 5th डिग्री के ऊपर ब्लैक बेल्ट होल्डर है। तो मल्टी स्पोर्ट ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं वो, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं हंशी मेहुल वोरा सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को, जो अपन WWE की बात कर रहे हैं वो एक एंटरटेनमेंट स्क्रिप्टेड फाइट होती है, जिसके अंतर्गत जो भी WWE की फाइट्स होती है वो पूरी स्क्रिप्टेड फाइट्स होती हैं। उनके अंदर पहले से तय रहता है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। तो ये अल्टीमेटली इफ आई कंपेयर इट विथ एनी ऑफ द थिंग, तो जैसे अपन मूवी में एक्शन सीन्स देखते हैं, प्री स्क्रिप्टेड फाइट्स रहती हैं, वैसे ही WWE में स्क्रिप्टेड फाइट्स रहती हैं। और जैसे कि आपने बोला इंडिया का कोई बड़ा स्टार WWE जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे ही मध्य प्रदेश के डबरा के सौरभ गुर्जर जी WWE में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़े बड़े WWE के जो प्लेटफॉर्म रसलमेनिया, स्मैकडाउन और बाकी जितने बड़े बड़े हैं वहां पे भारत टीम का और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर आपने सुना हो रिंकू सिंह, सौरभ गुर्जर, ये हमारे डबरा मध्य प्रदेश के शान है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं WWE में। तो आपका क्वेश्चन ये था कि WWE को सभी भारत के जो लोग हैं वो पहचानते हैं, जानते हैं। तो मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि WWE को स्टार्ट हुए आई थिंक 50-60 साल हो गए होंगे, है ना। और कूडो को आए हुए हम इसको मिक्स मार्शल आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ समय पहले ही इन्वेंट हुआ इन 90s, और ये 21st सेंचुरी में आके 2011-12 में भारत देश में आया, जिसके अंतर्गत अभी ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इंडिया में है। WWE के पीछे सर कई स्पॉन्सर्स, कई मीडिया हाउसेस, कई पब्लिशर, कई इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं, तो उनका जो ब्रांड WWE है वो बहुत बड़ा है, मैं अगर आपको बताऊं। और उसका मेन रीजन आई थिंक पीपल को जो अट्रैक्ट करता है उसके स्टंट्स जो कि हम देखते हैं वो है, इसलिए WWE वाइडली जाना जाता है। अगेन आई वुड से इट्स अ स्क्रिप्टेड फाइट बिकॉज आई नो वेरी वेल, शायद आपको भी पता होगा कि WWE इज अ स्क्रिप्टेड कंपटीशन। आई वोंट से कंपटीशन बट इट इज अ स्क्रिप्टेड फाइट कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत सामने वाले को पता रहता है मेरे को क्या करना है अगला। सर, इस खेल से जुड़ने के पीछे मेरा कई रीजंस थे। मैं जब मेरी मार्शल आर्ट की जर्नी में, कूडो की जर्नी नहीं बोलूँगा, मार्शल आर्ट की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था। और जब मेरी मार्शल आर्ट की जर्नी कराटे खेल से प्रारंभ हुई थी, तो मैंने कराटे में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे कई पदक लेके आया, कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए भी सेलेक्ट हुआ। तो जब एक समय आप किसी भी स्पोर्ट में देते हैं तो आपको उसकी बारीकियां पता चलती हैं।
और प्रो एंड कॉन्स आपने जैसे कि अभी बोला था कुछ देर पहले, प्रो और कॉन्स जो मेरे को समझ में उस स्पोर्ट के आए, तो उसमें मैं क्या करता था, कराटे इज अ सेमी कॉन्टैक्ट आर्ट। जो स्पोर्ट्स कराटे की, अगर आप लोगों ने कभी स्पोर्ट्स कराटे देखा हो तो स्पोर्ट्स कराटे में हम सर क्या करते हैं, सामने वाले अपोनेंट को ऐसा शो करते हैं कि हम उसको फेस पे पंच मार रहे हैं, और असल में पंच मारते नहीं है, नोज तक पंच लेके आएंगे और सेमी कॉन्टैक्ट पंच बैक पुल बैक करेंगे। सेम वे गोज विद द किक, हम सामने वाले अपोनेंट को फेस पे किक शो करेंगे और वो टच करके वापस लेके आएंगे। तो वो कराटे था। उसके बाद फिर मैंने टाइक्वांडो में स्विच किया, क्योंकि एक टाइम बाद कहते हैं ना, आपको आप रिजल्ट तो दे रहे हो पर आपको मजा नहीं आ रहा है, वो कहते हैं ना किक नहीं मिल रही है, राइट? तो किक नहीं मिल रही थी मेरे को कराटे में भी। और द सेम थिंग इज, थोड़ा सा कराटे का फेडरेशन डिस्प्यूट भी चल रहा था उस टाइम पे। आई थिंक कई फेडरेशंस जो भारत देश में कराटे के हो चुके हैं, जिसमें से मेरे जानकारी में 1 2 3 4 फेडरेशंस है। तो वो भी एक रीजन था बहुत बड़ा कि मैंने कराटे से स्विच किया। फिर मैंने टाइक्वांडो खेल खेला, वुशु खेल खेला, किक बॉक्सिंग खेला। तो उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक कसर बन जाती थी। जैसे टाइक्वांडो खेला तो उसमें सिर्फ किक ही चल रही है, अगर मैंने जूडो खेला तो उसमें सिर्फ उठा के ही पटकना है। बट कोई भी ऐसा खेल नहीं था उस टाइम तक जिसमें हम सब चीजें ही कर रहे हो, जिसमें हम सभी चीजों का उपयोग कर रहे हो, राइट? तो उस टाइम पे भारत देश में ही कूडो नया नया ही आया था, और मध्य प्रदेश में उसकी स्थापना मेरे कोच डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान जी ने की। तो उन्होंने मेरे को इस खेल के बारे में बताया कि ये ऐसा ऐसा खेल है। तो मैं बड़ा उत्सुक था इस खेल के लिए, क्योंकि इसमें हम बॉक्सिंग के पंचेस भी कर पाते थे, जो सिर्फ बॉक्सिंग में रह के सिर्फ मैं पंचेस ही कर सकता था। टाइक्वांडो पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन कर चुका था, और टाइक्वांडो में भी नेशनल मेडल ले चुका था। बाद मैंने गेम स्विच किया, कूडो में आया मैं। कूडो में जब मेरे को पता चला कि इसमें पंचेस भी होते हैं तो मेरे को हेल्प करेंगे जो मैंने सीखे हैं, किक्स भी है जो मेरे को हेल्प करेंगे जो मैंने सीखे हैं, और उसमें थ्रोज भी है, सामने वाले को उठा के भी पटक सकते हैं, ग्राउंड फाइट भी कर सकते हैं। तो ये मेरे को जो कहते हैं ना वो किक नहीं मिल रही थी 3 4 5 6 स्पोर्ट्स में, वो मेरे को इस स्पोर्ट में मिलने लगी कि पंचेस, किक्स, थ्रोज, एल्बोज, नीज, ग्राउंड फाइट, सब चीजों का समावेश था इस खेल में। तो ये खेल मेरे को ऐसे, मतलब आई स्टार्टेड विद दिस स्पोर्ट के इसमें पंचेस भी है, किक्स भी है, थ्रोज भी है, लॉक्स भी है, सब चीजों का समावेश था। इसलिए मेरे को ये खेल बड़ा मनमोहाया और मैंने इस खेल को चालू किया। डर तो नहीं था मैं कहूंगा, बट उस टाइम पे जो परिस्थितियां भी थी, परिस्थितियां ऐसी थी कि उस टाइम पे भारत देश में कराटे के कई फेडरेशंस थे। उसके अंतर्गत हम किसी भी हर साल में कम से कम 10 से 12 नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते थे। कोई सिस्टमैटिक फॉर्म था ही नहीं। तो उसके जब मैं एक पीक पे जाके रियलिटी पता चलती है कि ये जो इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेल के आ रहा हूं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तब मैं बड़ा निराश हुआ जानकर ये चीजें। वैल्यू नहीं था मतलब मैं सर बताना चाहूंगा, जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग होंगे वो जानते होंगे इस चीज को, कि कोई भी टूर्नामेंट, जैसे अभी मैंने आपको कूडो के 3 टूर्नामेंट ही बताए, तो वो कहीं ना कहीं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेलों के श्रेणी में वो स्पोर्ट है और वो टूर्नामेंट्स भी है, राइट? तो कई बड़े बड़े लोग ऐसे टूर्नामेंट्स भी करा देते थे जो XYZ टू अर्न देयर प्रॉफिट अपने पॉकेट के लिए। सरकार या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है ही नहीं। तो ये सर्टिफिकेट कहीं भी मेरे को नौकरी में या आगे चल के काम नहीं आने वाले हैं। मान्यता ना होने का या फेडरेशन कई होने का एक तो सबसे बड़ा रीजन है पर्सनल बेनिफिट। अगर आज मैं किसी भी चीज का हेड बना हूं तो जो लोग हैं वो चाहते हैं मैं ही लाइफ टाइम उसका हेड बन के रहूं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, फेडरेशन वीक तो कह सकते हैं वीक है। किस वे में मैं बोल रहा हूं ये चीज आप समझने की कोशिश करिएगा
कि अगर कोई एक मंत्री अपने आप को राजा समझने लगे, है ना, और ऐसे कई मंत्री हैं जो अपने आप को राजा समझ के अपना एक नया जिले या कुछ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना करके बोले अब जो भी है यही है, तो इस वजह से भारत सरकार, अब क्या है ना सर, मैं आपको स्पोर्ट्स का एक बड़ा अच्छा फंडामेंटल बताता हूं कि अगर कोई भी स्पोर्ट भारत देश में खेला जाता तो उसका एक संस्था बनाई जाती है ना, तो उस संस्था के अंतर्गत वो खेल होते हैं। अब एक चीज को कराने के लिए 100 लोग, 100 संस्थाएं बन जाएं, तो भारत सरकार क्या करेगा, किसी एक संस्था को मान्यता दे सकता है? ये तो कोई भी खोल सकता है अपने मर्जी से, कोई भी एक नया फेडरेशन बना के बोल सकता है मैं कराटे का ये डान हूं और इतना बड़ा हूं, या XYZ किसी भी स्पोर्ट का। अथॉरिटीज है, इसलिए इन लोगों को भारत सरकार और बाकी जो बड़े साई या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मान्यता प्रदान नहीं कर रहा है। अगर वो उनके बेस्ट ऑफ नॉलेज में ये चीजें नहीं होती तो उनके पास मान्यता होती। सबसे बड़ा आंसर उसका यही है। अगर उनको वॉच ओवर कर रहे हैं, उनका भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना सर, आज मैं कराटे में काई का टूर्नामेंट खेल के आया, कल के दिन कियो वाले ने उस बच्चे पे केस किया कि इसको नौकरी क्यों दे रहे हो, वैलिड टूर्नामेंट तो हमारा है। और तीसरा उठ के आता है कि सर इनका भी वैलिड नहीं है, मेरा है। पांचवा उठ के आता सर इन चारों का नहीं है, मेरा वैलिड टूर्नामेंट है। तो भारत सरकार ये निर्णय कैसे ले? कराटे का सर अभी जो मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज में है, जहां तक मेरे को अभी पता है, कराटे में भी 2 स्टैब्लिश्ड फेडरेशन है जिनका मैं नाम जानता हूं। एक आई थिंक काई है और एक आई थिंक कियो बनाया गया है नया। तो आई डोंट नो किसके अभी उसकी मेरे को सर अभी जानकारी नहीं है। मैं आपसे क्यों ही या अपनी ऑडियंस से झूठ बोलूं, उसकी मेरे को अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है, क्योंकि हालांकि मैंने ये स्पोर्ट कई सालों, आई थिंक 2015-16 में ये स्पोर्ट्स को छोड़ के दूसरे स्पोर्ट में स्विच किया था। उस टाइम पे ये इश्यूज थे और अभी भी सुनने में आते हैं ये इश्यूज। तो आई थिंक ये 2 बड़े फेडरेशन है कराटे के भारत देश में। खिलाड़ियों के साथ क्या बोलूंगा मैं इनको, खिलाड़ियों के साथ गलत कर रहे हैं, ये नाइंसाफी हो रही है सर। बिल्कुल मेरा मानना इस चीज में थोड़ा सा दूसरा है, मतलब नॉट टू ऑफेंस यू और मतलब ऐसा कुछ, बट मेरा मानना इस चीज में ये है कि चाहे वो 1 गोल हो या 10 गोल हो, मेरे हिसाब से अगर भारत देश में इतनी जनसंख्या है तो वो कम से कम ऐसे 11 प्लेयर तो आराम से खड़े कर सकता है जो फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंच सके। पहली चीज, बस हम पीछे जिस चीज में वो बोलूंगा, एक तो आपने ऑलरेडी बोली, मैं उस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूं जो कि आपने बोली, पॉलिटिक्स। और दूसरा सर, नर्चरिंग द टैलेंट, जो हमारे छोटे स्तर टियर 1 टियर 2 में जो कहते हैं ना, बच्चों के पीछे जान लगाना, रिसर्च करना कि ये बच्चा निकल सकता है इधर का, तो वो उस चीज की बहुत बड़ी कमी मेरे को, जब मैं फॉरेन कंट्रीज में जाता हूँ कोई भी टूर्नामेंट खेलने, उनके एथलीट से बात करता हूँ, उनके स्पोर्ट्स कंसल्टेंट से बात करता हूँ, तो वो चीजें मेरे को थोड़ी सी लगती है कि इंडिया में सबसे बड़ा अगर स्पोर्ट्स हमारा पीछे, तो उसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन है जो हमारे स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको विदाउट एनी पॉलिटिक्स, विदाउट एनी चीज अगर बात करूं, जो कि अभी आई थिंक अच्छे दिशा में जा रहा है कि भारत सरकार अच्छा डिसीजन ले रही है, खिलाड़ियों के लिए अपॉर्चुनिटीज निकाल रही है, जॉब्स रिजर्वेशन दे रही है, और भी कई प्लेटफॉर्म से उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जा रही है। बट आई थिंक ये बढ़ते रहना चाहिए और वो एक बहुत बड़े लेवल पे ये चीज चालू होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में तो सर टैलेंट की भरमार है। आई थिंक आप भी इस चीज से एग्री करेंगे कि भारत देश में इतने युवा हैं और उन युवा में इतना टैलेंट भरा हुआ है, बट द ओनली थिंग विच वी आर लैकिंग इज द राइट अपॉर्चुनिटी। तो वो राइट अपॉर्चुनिटी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, सही चीजें उन लोगों को पता नहीं है, इंटरनेशनल रूल्स नहीं पता है, इंटरनेशनल मैट्स कई लोगों ने तो देखी नहीं है, इंटरनेशनल के ग्राउंड्स नहीं है। तो ग्रास रूट लेवल पे आज अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं
इंडिया में कि क्रिकेट कितना वर्ल्ड स्पोर्ट माना जाता है, इंडिया में एज अ रिलीजन देखा जाता है हमारे देश में। तो उसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन सर ये है कि टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में तो है, और ग्रामीण इलाके में भी अगर आप बात करें तो क्रिकेट की सुविधा हर जगह है। पर अगर आपने बात करी फुटबॉल की या हॉकी की, तो क्या हमारे पास हॉकी के उतने ग्राउंड्स हैं इंडिया में? आई थिंक द आंसर विल बी नो। उस लेवल के हमारे ग्राउंड्स हैं? नो। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स गोल नहीं कर पा रहे हैं? मेरा मानना तो ये, मेरे तो एक बहुत आइडियल जिन्हें मैं मानता हूं फुटबॉल का बहुत बड़ा, उनको भगवान करे तो जरूर उनसे मिलना भी चाहूंगा, सुनील छेत्री जी, जो हमारी इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं। मैं उनको एक बहुत एज अ आइडियल देखता हूं, और उनका बहुत अच्छा कहने का अभी एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि आप हमें सिर्फ देखने आइए, आप हमें गाली दीजिए, गुस्सा होइए, कुछ भी करिए, बट हमें देखने तो आइए। तो आई थिंक ये चीज तब अपन कह सकते हैं कि अगर अपन उनको पूरा 100% सपोर्ट दे पा रहे हो, और फिर उस चीज पे वो काम नहीं कर पा रहे हो, या उस चीज पे ओवरलिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तब आई थिंक इट वुड बी द राइट थिंग टू से कि हमारे इंडिया इज लैकिंग समवेयर इन फुटबॉल और एनी अदर स्पोर्ट। चीज में मैं एक चीज को बड़ा मानता हूँ, सबसे पहले तो बिलीव, अपने आप में निरंतर विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट में हो, किसी भी फील्ड में हो। पहली चीज तो है आपका बिलीव, दूसरा है हार्डवर्क, मेहनत, परिश्रम जो आप करेंगे उस चीज को पाने के लिए, और निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है, तभी इस मुकाम पर। और आज जैसे कि आपने अभी बोला कि 21 बार लगातार स्वर्ण पदक अर्जित किया नेशनल लेवल पे, तो आई थिंक दीज आर द की फॉर मी के बिलीव करना सबसे पहले, फिर उसके लिए हार्डवर्क करना और कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना इज द की फॉर मी।